जैसे कहते हैं लंबे समय तक वेंटिलेशन पे रहने पे बॉडी का रिकंडीशनिंग हो जाता है, जिस वजह से इनको वेंटिलेशन की और जरूरत और लंबे समय की अस्पताल की चिकित्सा की जरूरत है। डॉक्टर का कहना है कि वो पहले से इम्प्रूव कर रही हैं, उनकी रिकवरी हो रही है, बट रिकवरी की स्पीड थोड़ी स्लो होने की वजह से उनको थोड़े समय तक और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। हमने सोनू सूद जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। उनको हमने बहुत सारे चिट्ठी लिखे, मेल भेजे, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, 10-12 कॉल्स हमें जरूर आए, जो खुद को सोनू सूद कहते हैं और कहते हैं कि आप एक काम करिए जी, 2,000 रुपये जमा करा दीजिए इस अकाउंट में, उसके बाद आपकी एक पर्ची बनेगी और फिर आपको मदद मिल जाएगी। लगभग 3.5 महीने से मेरी पत्नी आईसीयू में रोज लड़ रही है अपनी मौत से। वो जीत भी जाएगी सर, बस उसे मदद की जरूरत है। सर मेरी मम्मा को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। मेडिकल लाइन के बारे में आज हम आपको बात बताने जा रहे हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि मेडिकल लाइन में खूब पैसा लगता है किसी का भी इलाज करवाने के लिए। आज हमारे साथ उज्ज्वल शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं क्योंकि उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। आइए सारी बात उन्हीं से जानते हैं। उज्ज्वल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल शर्मा है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। सर, आप अपनी पूरी बात बताइए कि क्या बात है और क्या परेशानी आ रही है आपको। जी मेरी पत्नी का इलाज चल रहा है अभी एआईजी हैदराबाद हॉस्पिटल में। उनको ये बीमारी डायग्नोस हुई थी, पैनक्रियास की इन्फेक्शन हुआ था उनको, और ये बीमारी डायग्नोस हुई थी उनको 10 अगस्त 2023 को। 10 अगस्त 2023 से हम उनको दो हॉस्पिटल्स लेकर गए थे। एक हमारे यहाँ स्थानीय अस्पताल में लेकर गए थे, जहाँ एक दिन के इलाज के बाद उन्होंने बोला कि आप किसी दूसरे सेंटर चले जाइए। फिर हम उनको एक दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि आप इनको किसी अच्छे सेंटर लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में इस तरह की चिकित्सा उपलब्ध नहीं है अभी। फिर हम इनको एआईजी हैदराबाद, एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद लेकर गए थे। वहाँ इनका इलाज चल रहा है 22 अगस्त 2023 से। जब हम इनको लेकर गए थे तो ये पैनक्रियाज की इनको इन्फेक्शन हुई थी, और उस समय हमें कुछ बताया नहीं गया। कुछ शुरुआती जांच हुई, फिर पता चला, फिर उनका इलाज चलने लगा। वो आईसीयू में एडमिट है। अभी तक का जो हमारा बिल एआईजी में सिर्फ हुआ है वो 85 लाख रुपए के आसपास का है। और उससे पहले हमने इनको यहाँ से लेकर जाने में और यहाँ के इलाज में तकरीबन हमारे 14 से 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। मेरे पिताजी अभी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे। उनकी रिटायरमेंट के सारे पैसे, हमारा घर, हमारे पास जो भी सुविधाएं थी, वो सब हमारे पैसे हो गए, वो सारे हमारे खर्च हो चुके हैं। गहने वगैरह हमारे सारे बिक गए, और घर भी हमने बेच के अपनी पत्नी का इलाज कराया। अभी लगभग 3 महीने से ज्यादा इसका समय हो चुका है, 3 महीने 25 दिन आज हो चुके हैं इनको इलाज करते हुए। डॉक्टर का कहना है कि अभी थोड़े दिन इलाज में और लगेंगे। इलाज के दौरान अभी रोज का हमें लगभग 1,30,000 के आसपास का खर्च आता है, और मेरी पत्नी पिछले 90 दिन से वेंटिलेशन पे है। इनका जो पैनक्रियास का मामला था, वो पैनक्रियास तो लगभग स्टेबल हो चुका है, और थोड़े दिन के समय की इलाज की बात और है। समस्या आ रही है इनको, वेंटिलेशन पे इनका बॉडी अडेप्ट हो चुका है। जैसे कहते हैं लंबे समय तक वेंटिलेशन पे रहने पे बॉडी का रिकंडीशनिंग हो जाता है, जिस वजह से इनको वेंटिलेशन की और जरूरत और लंबे समय की अस्पताल की चिकित्सा की जरूरत है। लेकिन सर हमारे पास पैसे बचे नहीं है, जिसके लिए मैं पिछले 2.5 महीने से कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी सरकारी जगह पे जा जाके मदद मांग रहा हूँ, मदद की गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद कर नहीं रहा, या मदद करने में समय लग रहा है। सर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2.5 साल की एक बेटी है। रोज कहती पापा मम्मी कब आएगी, मम्मा आएगी, मैं दूध पिलाएगी, मैं सो जाऊंगी। दूध बोल नहीं पाती है तो गुग बोलती है। मेरा एक 7 साल का बेटा, कल ही उसका जन्मदिन था। उसने जन्मदिन नहीं मनाया इस बार, ये कह के कि मम्मा आएगी तो अच्छे से मनाएंगे, और पापा जन्मदिन में जो पैसे लगेंगे ना वो मम्मा के इलाज में लगाना। मेरा बच्चा जब भी कहीं बाहर जाता है, कुछ भी सामान देखता है तो कहता है पापा ये आज नहीं खरीदते हैं, 10 रुपए भी लगेंगे तो सर पापा वो बचा लो, मम्मा के इलाज में लग जाएगा। सर मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी, जहां जहां जा सकता था मैं,
वहां वहां मदद मांग चुका, लेकिन किसी तरह की कोई मदद मिल नहीं रही है। पत्नी मेरी अभी वेंटिलेटर पे है, और डॉक्टर का कहना है कि वो पहले से इम्प्रूव कर रही हैं, उनकी रिकवरी हो रही है, बट रिकवरी की स्पीड थोड़ी स्लो होने की वजह से उनको थोड़े समय तक और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। पैसे है नहीं सर मेरे पास, सबसे मैं गुहार लगा रहा हूँ, कोई ऐसा फरिश्ता बन के आए हमारी मदद कर दे। मेरे बच्चों को उनकी माँ की बहुत जरूरत है सर। माँ के बिना जिंदगी सर बहुत भयानक होती है, सारी चीजें रिप्लेस हो सकती है, एक माँ नहीं मिल सकती सर। पिछले 3 महीने से हम रोज सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज कुछ अच्छा समाचार आएगा, आज कहीं से कोई ना कोई हमारी मदद करेगा, लेकिन सर मदद हो नहीं रही है। हमने सोनू सूद जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, उनको हमने बहुत सारे चिट्ठी लिखे, मेल भेजे, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, 10-12 कॉल्स हमें जरूर आए, जो खुद को सोनू सूद कहते हैं, और कहते हैं कि आप एक काम करिए जी, 2,000 रुपये जमा करा दीजिए इस अकाउंट में, उसके बाद आपकी एक पर्ची बनेगी और फिर आपको मदद मिल जाएगी। इसके बाद हम सर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी गए थे, वहां से कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से आपको कोई मदद नहीं मिल पाएगी, अगर सरकारी अस्पताल रहते तो हम शायद कुछ कर पाते। हाँ, उन्होंने एक चीज बोली कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझे बेहिचक बता सकते हैं, लेकिन सर मैंने उनसे ही पूछा कि अगर वेंटिलेशन पे है मेरी पत्नी तो क्या उनको मूव किया जा सकता है, उनको किसी दूसरे सेंटर लेके जाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी जब तक वेंटिलेटर पे है तब तक उनको नहीं हटा सकते। मैं दिल्ली गया था कुछ दिन के लिए, काफी सारे मंत्रियों से मैंने गुहार लगाई थी। मैं जा जाके उनसे उनके दफ्तर पे, उनके आवास पे, उनकी कोठी पे, उनके मिलने की कोशिश करता था, अपनी परेशानियां बताता था। हर दिन एक नया हर दिन एक नया इंसान मुझे मिलता था और ये कहता था कि आप कल आइए जी, कल आपसे बात करा देंगे। किसी तरह अगर बात होती भी है तो उनका कहना होता है कि हम कुछ मदद नहीं करेंगे, ओके टाटा बाय बाय। आप लगभग 10-12 जनों से मेरी मुलाकात 1 महीने में हुई थी, लेकिन मदद किसी की तरफ से नहीं मिल पाई। नाम लेना तो यहाँ सही उचित नहीं रहेगा, बस एक गुहार है सर कि किसी तरह कोई मदद कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चों की मदद कर दे। आपने हम प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री के चिट्ठी हमने लिखी, ग्रीवेंस सेल में भी लिखी थी, और एक हमने कॉल भी किया था। उनकी तरफ से एक रिप्लाई आया था हमें, लेकिन वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो फिर मैंने वापस से उन्हें कॉल किया तो बोले सर इन सब चीजों में समय लगता है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरी कोई सुन नहीं रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिसकी कोई सुनता नहीं, उस प्रधानमंत्री जी उसकी जरूर सुनते हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का कॉल है, लेकिन डर ये भी है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। अस्पताल वाले हर दूसरे दिन, जब भी दवाइयों के पैसे हम जमा नहीं करा पाते किसी कारण वजह से कि हमारे पास पैसे रहते नहीं है, कभी इससे पैसे मांगते, कभी उससे पैसे मांगते, कभी ये गिरवी रखते हैं, कभी वो गिरवी रखते, कभी कुछ बेचना पड़ता है, और अब तो बेचने के लिए भी हमारे पास कुछ बचा नहीं। जब हमारे पास पैसे नहीं रहते तो अस्पताल वाले मेरी पत्नी की दवाइयां बंद कर देते हैं। आप सोच के देखिए सर, एक लाचारी कितनी बुरी चीज होती है जब आप अपने किसी परिवार की मदद नहीं कर पाते, अपने अपनों की मदद नहीं कर पाते। आपको पता है बिना दवाइयों के वो मर जाएगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हम किससे गुहार लगाए? प्रधानमंत्री जी से तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी उनके अलावा और कोई मदद कर नहीं रहा। दवाइयां रुक जाने की वजह से वो बच नहीं पाएगी, ये जानता हूं मैं, मुझे पूरा पता है कि अगर उसकी दवाइयां रुक जाएगी तो वो बचेगी नहीं, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। कहाँ जाऊं मैं, किसके पास जाऊं, किससे गुहार लगाऊं, कौन ऐसी जो मेरी मदद कर देगा? सर वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, खान सर पटना से। सर बचा लीजिए किसी तरह, उसका कहना था कि गरीब बच्चों की मदद करेंगे हम। मैंने बोला बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं समाज की जिसको हमें पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसका कहना सिर्फ एक ही था कि हम गरीब बच्चों की मदद करेंगे, समाज को शिक्षित करेंगे। समाज अगर शिक्षित रहेगा तो
एक अच्छे समाज को हम, एक अच्छी सोसाइटी हम बना सकते हैं। 10 अगस्त से पहले सर हमारी दुनिया में सब कुछ सही था। हम हमारे दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जो इनकी मदद करना चाहते हैं कृपया इनकी मदद कीजिए। सर आप अपना नंबर बता दीजिए, आपको कांटेक्ट कर लेंगे वो। मेरा नंबर है 8670 511 599। मेरी छोटी सी बच्ची सर, जब मंदिर में भोलेनाथ को, भगवान शिव को जल चढ़ाने जाती है, कहती है भगवान जी मेरी मम्मा को मत मारो। सर दुनिया में सारी चीजें रिप्लेस हो सकती हैं, माँ रिप्लेस नहीं हो सकती है। माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता सर। मेरी लड़ाई बस मेरे बच्चों की माँ के लिए है। सारे मंत्री, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर मैं अभी खुद मंत्री के पद पे होता सर, बिना बोले मुझे मदद मिल जाती। अब तक मेरे पास मदद पहुंच चुकी होती सर। जब भी मैं घर आता हूँ सर, आपने कुत्ता देखा होगा रास्ते में, कुत्ता जब घर मालिक के पास जाता है ना, तो जो रोटी देखता है, तो जिस निगाह से एक कुत्ता देखता है ना अपने मालिक को, उस निगाह से मेरे बच्चे मुझे देखते हैं कि शायद पापा मम्मी को लाने वाले हैं। मेरे पास जवाब नहीं रहता उनका। लगभग 3.5 महीने से मेरी पत्नी आईसीयू में रोज लड़ रही है अपनी मौत से। वो जीत भी जाएगी सर, बस उसे मदद की जरूरत है। जितने लोगों के पास गया सर, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन सर जब कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही जानता है। जब भगवान न करे किसी पे भी ये चीज, ये समय किसी पे भी आए, लेकिन जब सब आएगा तब समझ में आएगा कि क्या भयानक चीज होती है सर, अपने किसी प्रिय को, अपने किसी बहुत करीबी को आईसीयू में वेंटिलेशन पे लेटे हुए देखना। और उससे भी बड़ी लाचारी तेरे सर, आप चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते सर। 85 लाख रुपए हमने पे कर दिया। मेरे पिताजी की पूरी जिंदगी की कमाई, घर, सब कुछ चला गया। इसके बाद भी सर हम उसे बचा नहीं पाएंगे, तो मेरे बच्चों की माँ को बचा ली सर। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता सर, इससे ज्यादा बुरा मैं सोचना भी नहीं चाहता। मुझे पता है सर, कहीं ना कहीं से कोई मदद जरूर आएगी, लेकिन डर है सर, इससे पहले, मदद आने से पहले देर ना हो जाए। एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को छोड़कर किसी ने हमारी बात सुनी भी नहीं। इससे पहले के जो स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे, उनको कॉल किया तो उनके ऑफिशियल स्टाफ कहते हैं कि अभी मंत्री जी बदल गए तो आपकी कोई मदद नहीं की जा सकती है। जो आसपास वाले रोज एमएलए हम, होते हैं, जो खुद के एरिया के एमएलए होते हैं, क्या उन्होंने मदद नहीं करी आपकी? सर मेरा फोन नहीं उठाया जाता, 2 महीने से मेरा फोन नहीं उठाया गया। मैंने उनको बताया था कि आप जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी में अगर कुछ पैसे अगर वहां से मिल जाए, या आप बता दीजिए हमें क्या तरीका है, कहाँ चिट्ठी भेजनी है, वहां चिट्ठी भेज देते हम। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सर जब वोट इलेक्शंस के समय आता है, सबको पता होता है कि इलेक्शन के टिकट्स बहुत महंगे बिकते हैं। एक टिकट की कीमत सर एक इंसान की जान से ज्यादा होती है, ये आज समझ में आ गया। इलेक्शन का समय होता है तो मंत्री हमारे घर आते हैं, हम आपके साथ रात के 2 बजे खड़े रहेंगे। सर परिवार तो सबका होता है ना, हर किसी के परिवार में बच्चे होते हैं। सर आप हमारे दर्शकों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? एक बच्चों की माँ को बचा लीजिए, बस इतना ही कहना है मुझे। मैं जिंदगी में कुछ भी वापस आ सकता है, लेकिन गया एक बच्चों की माँ नहीं आ सकती है। मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया 2.5 साल की है, बहुत छोटी है। मेरा बेटा 7 साल का है। मेरे बच्चों की माँ को बचा लीजिए। मेरी पत्नी ठीक हो रही है, बस उसे थोड़ी सी मदद की जरूरत है आपसे। मेरे बच्चे जब भी पूजा करते हैं तो भगवान से यही की बात मानते हैं कि मम्मा को भेज दो। मेरे बेटे ने एक चिट्ठी लिखी है लड्डू गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी मम्मा कब आएगी, मम्मा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। और उसने फिर जवाब भी लड्डू गोपाल जी की तरफ से खुद ही लिख दिया कि बेटा मम्मा जल्दी ही आएगी। उम्मीद है कि किसी ऐसे इंसान के पास मेरा ये मैसेज पहुंच जाए जो लड्डू गोपाल जी के रूप में ही हमारी मदद कर दे, और मेरे बच्चे का जो जवाब उसने खुद लिखा वो सच हो जाए। मदद कर दीजिए हमारी, प्लीज मदद कर दीजिए हमारी। उज्जवल जी आप एक बार फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए जहां पर आपको संपर्क किया जा सके। जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8670 511 599। हम आशा करते हैं आपकी वाइफ जल्दी ही स्वस्थ होंगी।
उज्जवल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।